तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मुद्रा की पूर्ति की माप। और मुद्रा की पूर्ति की माप की कौन कौन सी धारणाएं थी? एक स्टॉक धारणा और प्रवाह धारणा। ये दो चीजें हमने पढ़ ली थी। अब आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हमें पढ़ना है भारत में मुद्रा स्टॉक या मुद्रा आपूर्ति की माप। यानी हमको ये देखना है कि भारत में मुद्रा स्टॉक को कैसे मापा जाता है, क्या क्या उसके मापने के तरीके हैं, ये हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे भारत में, इधर यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। भारत में मुद्रा आपूर्ति को मापने के लिए आरबीआई द्वारा 4 वैकल्पिक मापें निर्धारित की गई हैं, जिन्हें क्रमशः M1, M2, M3 एवं M4 के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत में मुद्रा स्टॉक या मुद्रा आपूर्ति, तो मुद्रा आपूर्ति का मतलब हम क्या समझे थे कि देश में एक समय में कितनी मुद्रा चल रही है, तो उसको मापने की यहाँ बात कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि भारत में अगर मुद्रा स्टॉक को मापना है कि देश में कितनी मुद्रा चल रही है, तो उसके लिए आरबीआई ने 4 मापें निर्धारित की है, वैकल्पिक है ना, ऑप्शनल। 4 वैकल्पिक मापें निर्धारित करी है, और वो 4 वैकल्पिक मापों के नाम है M1, M2, M3 और M4। अब इसमें हम कैसे मेजर करेंगे, वही चीज हमको देखना है। ठीक है, तो हम फिर से हेडिंग डालते हैं क्या? आरबीआई द्वारा निर्धारित, आरबीआई द्वारा निर्धारित मुद्रा की मापे। यानी कैसे पता चलेगा देश में कितना पैसा चल रहा है? तो 4 मापे हैं, हम 4 बना लेते हैं पॉइंट। कौन कौन से? एक तो हमारा M1, फिर है M2, उसके बाद M3 और फिर लास्ट है M4। अब हमको यही देखना है किसमें क्या आने वाला है। तो ये 4 मापें हमको समझनी है। इसमें से कोई सी भी माप आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में से पूछ ली जाएगी। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं वो कि भाई M1 में क्या आता है, यानी पहली माप जो है हमारी, जिसको हम बोलेंगे क्या, हमारी प्रथम माप। इस प्रथम माप में क्या आता है? 3 चीजें, C प्लस DD प्लस OD। ये 3 चीजें हमारी आती है काय में। ये ऐसा भी नहीं, एक काम करते हैं, नीचे ऐसा बनाते हैं, C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, ये हमने बनाया कि M1 में ये चीजें आती है। अब यहाँ पर C का मतलब क्या है, DD का मतलब क्या है, OD का मतलब क्या है, वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले किसकी बात हो रही है? C। C मतलब क्या है? करेंसी। C का फुल फॉर्म क्या है? करेंसी। यानी हम बोलेंगे इसको क्या? जनता के पास
करेंसी, करेंसी बोले तो जनता के पास मुद्रा। फिर बात आती है डीडी। डीडी का फुल फॉर्म होता है डिमांड जमा। हमको फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे इसलिए हम वो लिख नहीं रहे। डीडी का मतलब क्या है? डिमांड जमा। और डिमांड जमा को हिंदी में क्या बोलेंगे? मांग जमा। अब ये क्या होती है मांग जमा, अभी हम समझेंगे। बैंकों के पास जनता के मांग जमा, मांग जमा है। फिर तीसरा है ओडी। अभी डीडी को हमको समझना है ना, तीनों को समझना है, अभी तो हम समझेंगे। ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट, है ना। अदर डिपॉजिट कैसा मतलब? आरबीआई के पास अन्य जमाए। अच्छा, अब एक एक करके तीनों का मतलब समझते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि भैया M1 की अगर हम माप की बात करें तो M1 क्या क्या कवर करता है, तो क्या क्या कवर करता है? सबसे पहले बोल रहे सी प्लस डीडी प्लस ओडी। करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। करेंसी मतलब मुद्रा, रुपया, पैसा, नोट, सिक्के जो चल रहे हैं उन्हें क्या बोला जाता है? करेंसी। तो जनता के पास जितनी भी करेंसी है, मुद्रा, पहले उसको लिखा हमने, मतलब मेरे पास जितना भी कैश है उसको, है ना, केवल कैश, चाहे मैंने जेब में रखा हो, चाहे घर पे रखा हो, चाहे नोट हो, चाहे सिक्के हो। तो जितना मेरे पास कैश मेरे पास पड़ा है, मतलब जेब में, हाथ में, घर पे, तिजोरी में मेरे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? सी, मतलब जनता के पास मुद्रा कितनी है। उसके बाद मेरे पास केवल जेब और घर में तो पड़ा ही नहीं होगा, मैंने बैंक में भी जमा करके रखे होंगे, खाते खोल के रखे होंगे, चालू खाते, बचत खाते। तो वो जो मैंने खाते खोल के रखे हैं बैंक में, जिसमें मैं जब चाहे तब जाके पैसा निकाल सकता हूँ, उसे बोला जाता है बैंकों के पास जनता की मांग जमा है। मांग जमा है, इसको इसीलिए बोला जाता है कि मैं बैंक के पास मेरा पैसा जमा है, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा लाओ भाई मेरा पैसा दे दो, मैंने मांगा, बैंक ने तुरंत दिया, उसे क्या बोला जाता है? बैंकों के पास जनता की मांग जमा है। होता है ना, अब तो हम बैंक में मांगने भी नहीं जाते, एटीएम से निकाल लेते पैसा। तो वो क्या है? हमने मांगे और हमें मिल गए। तो ऐसा हमारा पैसा जो बैंक में जमा है, कैसा? मांगा और मिल गया, उसे हम बोलते हैं क्या? डिमांड डिपॉजिट। इसमें हमारे ज्यादातर बचत खाते आते हैं, बचत खाते और चालू खाते, जो हम खाते बैंक में खुलवाते हैं, जिसमें से हम जब चाहे तब मांगेंगे और पैसा हमें मिल जाएगा। तीसरा है अदर डिपॉजिट, आरबीआई के पास जमा। अब आरबीआई के पास जमा मतलब, देखो आरबीआई के पास पैसे जमा केवल दो ही लोग कर सकते हैं, एक तो कौन? केंद्र सरकार, दूसरा कौन? व्यापारिक बैंक। तो ये इनने क्या कहा? वो नहीं भाई, अन्य जमाओं की बोल रहे हैं, वो जो साधारण जमा करते हैं आप उनकी बात नहीं, अन्य जमाओं की। तो अन्य जमाओं में कौन कौन आते हैं? तो हमारे देश को छोड़ दो भाई, विदेश में विश्व बैंक होती है, विदेश की केंद्रीय बैंक, विदेशी बैंकें, है ना, विदेशी मुद्रा कोष, इन लोगों के आरबीआई के पास जो पैसे जमा होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आरबीआई के पास अन्य जमा, जिसका ज्यादा रोल होता नहीं है। आपको याद तो मेन ये रखना है, पर ये ओडी के नाम में लिखोगे क्या, इसलिए हमने बता दिया। तो आपसे ये कभी नहीं पूछेंगे अन्य जमाओं में क्या आता है, बस आपको लिखना है आरबीआई के पास अन्य जमा। तो पहला माप का तरीका क्या है? कि हमको बस ये देख लेना है कि कि लोगों के पास कितना पैसा पड़ा है, कितने नोट और सिक्के पड़े हैं, उन्होंने बैंक में कितने पैसे जमा करे हैं, और आरबीआई के पास कितनी अन्य जमा है। ये माप का पहला तरीका। दूसरा है M2। अब M2 क्या लेता है? M2 लेता है सबसे पहले M1, मतलब ये जो तीनों चीजें हैं वो तो M2 ने ले ही ली, प्लस, अब अगर आप देखो कि मैंने बैंकों के पास जनता की जमा लिखा, पर जरूरी थोड़ी ना जो जनता है वो बैंक में पैसा जमा करती है, उसका पोस्ट ऑफिस में भी तो पैसा जमा होता है। सर पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा होता? हाँ भाई, जैसा बैंक में खाते खोलते हो ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में भी बचत खाते, चालू खाते, ये सब खुलते हैं। यानी बैंक में जैसा पैसा जमा होता है वैसे ही पोस्ट ऑफिस में भी होता है। बैंक से जैसे एटीएम मिलते हैं ऐसे पोस्ट ऑफिस से भी एटीएम मिलते हैं। तो बैंक और पोस्ट ऑफिस एक जैसा काम करती है लगभग लगभग, है ना। तो M1 प्लस में लिखूंगा मैं डाकघरों में, डाकघरों में जनता का, ताकि लिखता हूँ सेविंग, सेविंग बोलो या हम क्या बोलते हैं सेविंग अकाउंट्स को? बचत, बचत जमा है। और बचत जमा है कुछ नहीं,
असल में वो मांग जमा ही होती है। मांग जमा को ही बचत जमा कहते हैं कि हमारे पास जो भी पैसा बचा हम बैंक में जमा कर देते हैं या पोस्ट ऑफिस में कर देते हैं। जब हमें जरूरत होगी तब हम उसे निकाल लेंगे। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? मांग जमा बोलते हैं। और हमारी बचत जमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बचत छोटी छोटी बचतों को हम बैंक में या डाकघरों में जोड़ के रखते हैं। तो असल में डाकघर में जो सेविंग या जमाओं की बात कर रहे हैं वो असल में मांग जमाओं की बात कर रहे हैं। तो M2 ने देखो क्या कवर किया। M1 ने जो कवर किया था वो तो सारा M2 ने कवर कर ही लिया M1 लिख के। प्लस उसने कहा कि भाई बैंक में जो जनता की जमा है वो तो ठीक है, पर लोग पोस्ट ऑफिस में भी तो जमाएं रखते हैं, वो तो आपके M1 ने कवर ही नहीं करा। तो M2 आया, उसने कहा ठीक है, ये तो ठीक है। प्लस जनता की जो बैंक डाकघरों में डाकखानों में जो जमा है वो भी हमने शामिल कर लिया। ठीक। तीसरे नंबर पे आते हैं हम क्या? M3। अब M3 क्या बोलता है कि भाई ठीक है, लोगों का जो पैसा जमा किया आपने वो तो सही है, पर आपने कौन सी जमा लिखी? मांग जमा। मांग जमा मतलब जनता ने मांगा और उन्हें पैसा मिल गया, जिसमें आपके कौन से आते हैं? ज्यादातर बचत खाते आते हैं। पर जनता तो बैंकों में एफडी भी करवाती है, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, स्थायी जमा जिसको बोलते हैं, अवधि या समय जमा जिसको बोलते हैं। कि हम जाते हैं ना एफडी करवा लेते कि ये लो बैंक पैसा रखो, 5 साल बाद हम निकालेंगे। 5 साल तक हमारा पैसा जमे रहेगा, उसको हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हम बैंक से बोलते हैं। और हम वो पैसा बैंक में जमा कर देते हैं। तो ऐसी जमा को हम क्या बोलते हैं? समय जमा। ये जो मांग जमा क्या है? बचत खाता, आज जमा किए कल निकालने चले गए, ला भाई पैसे दे दो जरूरत पड़ गई। तो ऐसी जमा को क्या बोला जाता है? मांग जमा। और जो जमा हम एक निश्चित अवधि के लिए बैंक में कर देते हैं उसे कहा जाता है समय अवधि जमा, जिसको आप लोग एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम से जानते हो। तो M3 बोलता है कि साहब तुमने लोगों की मांग जमा है तो बैंकों में अधिक कवर कर ली, लेकिन बैंकों में जो लोग समय जमा करते हैं, एफडी वगैरह खुलवाते हैं, वो तो तुमने कवर ही नहीं की। इसलिए मैंने कहा, M3 बोल रहा है कि मैंने कहा ये सब तो रखो, प्लस बैंकों में बैंकों में जनता के जो समय अवधि जमा है, सावधि जमाएं भी बोलते वैसे उसको, समय अवधि जमाएं हैं, वो समय अवधि जमाएं मतलब एफडी वगैरह है, वो भी कवर करो। तो इस तरीके से M3 ने क्या कवर किया? देखो भाई, M3 ने कवर किया भाई, एक तो सबसे पहले M1, लोगों के पास कितना पैसा, लोगों का बैंक में कितने बचत खाते, आरबीआई तो ठीक है उसके पास है जमा, प्लस M1 में ये सब कवर हुए, प्लस लोगों की बैंक में जो एफडी वगैरह है वो भी कवर हो गई यहाँ से। तो M1 में लोगों के पास नगद मुद्रा, लोगों की बैंक में मांग जमा, आरबीआई के अन्य जमा, और लोगों की बैंक में एफडी जमा, वो भी यहाँ पर M3 ने क्या कर ली? कवर कर ली। ठीक। लेकिन M3 से एक गलती हो गई कि M3 ने M1 तो ले लिया, यानी लोगों की बैंक में जो जमा है वो तो ले ली, और बैंकों में मतलब मांग जमा तो ले ली, एफडी भी ले ली, लेकिन पोस्ट ऑफिस को छोड़ दिया क्योंकि पोस्ट ऑफिस तो M2 में है, और M2 तो उसने लिखा नहीं, केवल M1 लिखा, मतलब ये तीन चीज प्लस बैंकों में जमा, है ना। और M2 ने भी एक गलती कर दी कि उसने भी डाकघरों में लोगों की सेविंग बचत जमा तो रखी, लेकिन डाकघर में भी तो एफडी खुलती है। जैसे बैंकों में मांग जमा और समय अवधि जमा होती है, ऐसे ही डाकघरों में भी समय मांग जमा मतलब बचत जमा और समय अवधि जमा भी होती है। तो M2 ने तो एक गलती करी कि उसने जो क्या है, डाकघरों की केवल क्या ली, अब बचत जमा दी, अवधि जमा नहीं ली। लेकिन M3 ने तो और भी बड़ी बड़ी गलती कर दी, उसने तो जो पोस्ट ऑफिस में जमा है उसको कहीं लगाया ही नहीं, कहीं दिखाया भी नहीं। इसलिए आया आपका M4। M4 ने कहा सबसे पहले तो मैं रखूंगा M3 को, सबसे पहले मैं किसको रखूंगा? M3 को। M3 को रखूंगा मतलब M1 में जो है सब उठा के रख दो, प्लस बैंकों में आपकी जो अवधि जमा है वो भी रख दो। तो M3 मतलब लोगों के पास जितना पैसा है, लोगों का बैंकों में जमा है जितना, मांग वाला, लोगों का अवधि जमा जितना है, वो सब कुछ M3 में कवर हो गया। लेकिन M3 में जो कमी थी, किस चीज की कमी थी? कि उसने डाकघर पे ध्यान ही नहीं दिया। तो M4 बोलता है लो भाई, प्लस अब लिखो डाकघर में या डाक खाना कुछ भी लिख लो, डाकघर में जनता के
अब समय अवधि या सेविंग कुछ मत लिखो, डायरेक्ट क्या लिखो, सभी प्रकार की जमाएं। अब सभी प्रकार की जमाएं इसलिए लिखो क्योंकि अगर M3 M4 केवल डाकघरों की जनता की सेविंग ही लिखेगा तो फिर M4 से भी एक गलती हो जाएगी। वो ये कि तुमने डाकघर की सेविंग लिख ली, मतलब मांग जमा लिख ली, पर आपने अवधि जमा छोड़ दी। इसलिए यहाँ पर क्या करा उसने, कहा भाई मांग, मतलब आप कहना चाहिए मांग और समय अवधि छोड़ो, जितनी भी प्रकार की आपकी जमा है सब ले लो। तो M3 से क्या हो गया भाई, M3 से अगर हम बात करें तो M3 ये है, यहाँ पर भी बता रहा हूँ मैं, M3 क्या है, यहाँ का आपने पूरा उठा लिया। यानी आपने इसमें क्या क्या कवर कर लिया, इसमें सबसे पहले तो आपने कवर कर लिया, M3 की बात कर रहे हैं तो M1 मतलब ये तीनों चीजें, प्लस बैंकों में जितनी अवधि जमा थी वो भी। तो M3 में एक तरीके से क्या आ गया, लोगों के पास कितनी मुद्रा, वो, लोगों की बैंकों में जमा वो, RBI के पास जमा वो, और फिर बैंकों में जनता की अवधि जमा वो, ये सब आ गया। बट डाकघर छूट गया था तो इसने कहा डाकघर ले लो और सभी प्रकार की जमाएं आप तो ले लो, खेल ही खत्म। इस तरीके से M4 जो है वो जितने भी प्रकार की मुद्रा होती है सभी को साथ लेके कवर चलता है। ठीक, लेकिन फिर भी हमारी ये जो मुद्राएं होती है, ये जो आपके प्रकार हैं, ये वाले जो आपके दो प्रकार हैं, इनको बोला जाता है क्या, संकुचित माप। ये जो है RBI की सं, संकुचित मापे हैं, मतलब छोटे लेवल की मापे हैं, है ना। और ये जो आपकी M3 और M4 है, इसको हम क्या कहते हैं, विस्तृत मापे कहते हैं, काय की मुद्रा की। तो दो है क्योंकि ये बहुत कम मुद्रा को कवर करती हैं और ये ज्यादा मुद्राओं को कवर कर लेती हैं। जनता के पास जितनी भी मुद्रा है लगभग हर प्रकार की मुद्रा को ये कवर कर लेती हैं। इसीलिए हमारी M1 M3 और M4 को हम क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं मुद्रा के माप की विस्तृत मापे। तो M1 M2 M3 और M4 एक बार फिर से शॉर्ट में बता रहा हूँ। सबसे पहले M1 RBI पे आप ध्यान मत देना, मेन चीज ये देखो मेरे पास कितना पैसा और मेरा बैंक में सेविंग वाला मांग वाला कितना जमा, ये M1 कवर करता है ना। और M2 क्या बोलता है कि भाई तेरा बैंक में मांग जमा ले लिया पर तेरा पोस्ट ऑफिस में जमा छोड़ दिया, तो M2 बोलता है M1 प्लस आपका डाक खाने में मांग जमा या सेविंग बचत जमा। M3 क्या बोलता है, यार तुमने ये तो ले लिया, डाक खाने भी ले लिए, पर तुमने केवल कौन सी ली, मांग जमा ही ली, समय अवधि जमा तो ली नहीं। तो M3 बोलता है कि सबसे पहले M1 यानी तुम आ जाओ पूरे, तुम्हारे पास जितना पैसा, तुम्हारा बैंक में जितना सेविंग जमा है मांग जमा है वो ले लो, पर साथ में समय अवधि जमा भी ले लो। तो इस तरीके से M3 ने मेरा बैंक में जितना भी प्रकार का पैसा जमा हो, M1 में कौन सा मांग जमा यहाँ कवर हो गया और अवधि जमा अलग से लिख दिया। तो इस तरीके से मेरा बैंक में जितना भी जमा था सब कवर कर लिया M3 ने। पर M3 से गलती क्या हुई कि उसने डाक खाने को छोड़ दिया। तो M4 आया, उसने कहा M3 रखो भाई, तुम्हारा बैंक में जितना जमा है वो तो सब इसमें कवर हो ही गया, प्लस पोस्ट ऑफिस पे जितना जमा है वो भी हम यहाँ पर रख देते हैं। इस तरीके से तुम्हारे पास जितना भी पैसा होगा वो सब कुछ आपका M4 में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो M3 M4 विस्तृत माप है, उसके बाद M1 और M2 ये हमारी कौन सी हो गई, संकुचित मापे हो गई। ठीक है भाई, इसमें और कोई सवाल है आपको। चलो, अब जब ये हो जाता है तो इसमें हमको क्वेश्चन आता है क्या, कि सबसे अधिक तरल या सबसे कम तरल हमारी कौन सी मापे होती है। क्या क्वेश्चन आता है, हमको क्वेश्चन आता है कि जो सबसे तरल है वो कौन सी माप है और सबसे कम तरल है वो कौन सी माप है, कैसा। चलो तो हम यहाँ पर देखते हैं, एक तो सबसे पहले लिखते हैं जो हमारा M1 है वो क्या है, हमारी सबसे अधिक तरल है, अधिक तरल है। अभी हम बताएंगे ये तरल का मतलब क्या होता है। और जो M4 है वो क्या है, सबसे कम तरल है। अब जब भी ये बात आती है तरलता की, तो तरलता का मतलब क्या होता है, अभी आप अकाउंट्स में भी पढ़ोगे इसको, पर मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ कि तरलता का मतलब क्या होता है, कितने जल्दी मेरे पास कैश आए। क्या कहा मैंने, कितने जल्दी मेरे पास कैश आए उसको मैं उसकी तरलता बोलूंगा। जैसे इस समय मेरे पास ये मार्कर है,
अगर मैं चाहता हूँ कि ये कैश में बदल जाए, ये पैसे में कन्वर्ट हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको बेचना पड़ेगा मार्केट में। बेचूंगा फिर मेरे पास पैसा आएगा। तो मैं बोलूंगा भैया इसमें तरलता बहुत कम है। कम है मतलब ऐसा नहीं पैसे कम आएंगे। तरलता कभी भी पैसे कम आना और ज्यादा आना नहीं बोलती। तरलता हमेशा क्या बोलती है? तरलता हमेशा ये बोलती है कि पैसा कितने जल्दी आएगा, है ना? इससे कितने जल्दी ये पैसे में बदल जाएगा। तो अगर मैं मार्कर की बात करूंगा तो इसको बेचूंगा फिर पैसा आएगा। लेकिन अगर बैंक में जमा की बात करूँ तो गया और बैंक से निकाल लिए। बैंक बंद भी है, एटीएम से निकाल लिए। यानी बैंक में जो पैसा रखा है वो कितने जल्दी कैश में बन गया। तो मैं बोलूंगा बैंक में रखा पैसा तरल है ना? ज्यादा तरल है। और अगर मेरे पास मेरे गोदरेज में रखा है, मेरी अलमारी में रखा है, तो उससे ज्यादा तरल तो कुछ हो नहीं सकता। गोदरेज खोली, पैसा हाथ में। तो मेरे पास कैश कितने जल्दी मेरे हाथों में आता है, इसको कहा जाता है क्या? तरलता। जो जितने जल्दी कैश बनेगा उसको मैं उतना जल्दी तरल बोलूंगा। सबसे ज्यादा तरल तो दुनिया में कोई चीज है तो वो आपके पास खुद रखे नोट और करेंसी है, क्योंकि वो खुद तरल रूप में है ना? दूसरा फिर बैंकों के पास, क्योंकि बैंकों से भी हम जितना जल्दी हो सके पैसा निकाल सकते हैं। गए और आधा घंटा 15 मिनट में हमारा पैसा आ जाता है हमारे पास। इसलिए बैंक के पास जो पैसा जमा होता है, खासकर मांग जमा, वो हमारी क्या होती है? सबसे अधिक तरल होती है। तो यहाँ ये क्या बोल रहा है कि जो आपका M1 है वो सबसे अधिक तरल है, क्योंकि उसमें देखो क्या रखा? मेरे पास जो पैसा है वो मेरा बैंक के पास जो मांग जमा है वो। इसलिए इसको सबसे तरल बोला, क्योंकि ये सबसे जल्दी मुझे कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। वहीं पर M4 की बात करूं तो उसने M3 को रखा। M3 को रखा मतलब ये सब तो कवर है ही। बैंक मेरे जो समय अवधि जमा है, मतलब मेरी एफडी है, वो भी बैंक में जमा है। पोस्ट ऑफिस में मेरी जितनी भी जमा है वो भी सब कवर है आपकी M4 में। तो M4 में जब मैं पैसे कन्वर्ट करने की बात करूंगा तो मुझे बैंकों में जो सेविंग जमा है वो तो जल्दी से निकल जाएगी, पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग जमा है वो भी जल्दी से निकल जाएगी। पर बैंक में मेरी जो अवधि जमा है, डाकघर में मेरी जो अवधि जमा है, वो सब तो फिक्स्ड डिपॉजिट है ना। वो एफडी तोड़वानी पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा। इसलिए क्या कहा गया कि वो सबसे कम तरल है। तो M1 सबसे अधिक तरल इसलिए है क्योंकि वो जल्दी से जल्दी मेरे को कैश दे देगी हाथ में। M4 सबसे कम तरल इसलिए है क्योंकि वो सबसे ज्यादा टाइम लेगी मेरे हाथ में कैश बनने में। क्योंकि मेरा जो डाकघर और मेरा बैंक में जो अवधि जमा होगी, जो एफडी होगी, उसका पैसा निकालने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसीलिए बोला गया M1 सबसे अधिक तरल, M4 सबसे कम तरल। ये याद रखना, इनके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो एक तो हमने ये देखा M1 सबसे अधिक तरल है, M4 सबसे कम तरल है। और दूसरी चीज हमने क्या देखी कि जो M1 एंड M2 है वो क्या है? कम विस्तृत माप है, या हम बोलेंगे क्या? संकुचित माप है। ऐसा लिखते हैं क्या? मुद्रा की संकुचित माप है। और उसके बाद जो M3 एंड M4 है वो क्या है? मुद्रा की विस्तृत माप है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुद्रा को कवर करती है। और जो कम करती है इसलिए उसको क्या बोल दिया? संकुचित माप। M3 और M4 ज्यादा कवर करती हैं, इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया? उसको हमने बोल दिया विस्तृत। तो इस तरीके से हम भारत में देश में कितनी मुद्रा चलन में चल रही है उसको हम ये चार तरीकों से मापते हैं। इसमें से कोई सा भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे, M3 में क्या आता है, M4 में क्या आता है, किसी भी तरह का आपसे ऑब्जेक्टिव उसको बना लेंगे। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने भारत में मुद्रा स्टॉक कैसे मापते हैं वो जाना। अब कल की क्लास में हम देखेंगे कि जो भारत है उसमें जो आरबीआई है ना, केंद्रीय बैंक है, वो किस तरीके से मुद्रा की जो स्टॉक है, जो मुद्रा की आपूर्ति है, उसको कंट्रोल करती है। मतलब ऐसा ना हो देश में ज्यादा मुद्रा हो जाए, ऐसा ना हो देश में मुद्रा की कमी हो जाए। तो किस तरीके से मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण रखती है केंद्रीय बैंक की आरबीआई, वो हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। पर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, वो ये कि आपको क्या पढ़ के आना है? आपने जो आरबीआई के वो पढ़े हैं ना, मुद्रा या साख मौद्रिक माप, है ना, साख नियंत्रण या मौद्रिक नियंत्रण की जो मापे पढ़ी है, एक कौन सी? मात्रात्मक उपाय। दूसरे पढ़े हैं गुणात्मक उपाय, जिसमें हमने बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये सब पढ़े थे। वो सब एक बार पढ़ के आना। कल की क्लास पूरी उन्हीं पर बेस्ड है। यानी अगर कल आपको ये नहीं पता
कि मौद्रिक नियंत्रण के लिए आरबीआई कौन कौन से उपाय करती है, एक मात्रात्मक और गुणात्मक, यानी बैंक दर, रेपो दर, ये सब क्या होती है, तो कल की क्लास आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए कल की क्लास के लिए जरूरी है कि आरबीआई द्वारा साख या मौद्रिक नियंत्रण के लिए अपनाए जाने वाले उपाय, जो कि आपने आरबीआई वाले चैप्टर में पढ़े हैं, उसको आप एक बार पढ़ के आए। ठीक है, बाकी का हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।